गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं अपने कौटिल्य पर अंतिम वीडियो में कौटिल्य के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण विचारों पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौटिल्य एक व्यवहारवादी चिंतक है और एक व्यापक साम्राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता है। उसी दिशा में कौटिल्य ने एक आदर्श राजा और शासक के लिए सैन्य बल की महत्ता को रेखांकित किया है। कौटिल्य ने लिखा है कि सेना के 4 अंग हैं, जैसे कि पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ। चारों बलों में कौटिल्य ने हस्त बल को या हाथियों की सेना को ज़्यादा महत्व दिया है। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक, वेतनिक सैनिक और श्रेणीगत और मित्र कबायली सैनिक हो सकते हैं। इस प्रकार सेना की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि ब्राह्मणों को सैनिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं वो, और उसने सेना के 4 अंगों की दृढ़ता, आवश्यक अस्त्र शस्त्र, नियमित रसद और अन्य सभी प्रकार की सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। उत्साह से मतलब कि पर्याप्त मनोबल होना चाहिए, नैतिक शक्ति का पर्याप्त योगदान होना चाहिए। राजा उत्साही, वीर, शक्तिशाली, युद्ध कला में प्रवीण होना चाहिए। और इस प्रकार से एक मनोबल से सशक्त सेना की बात कौटिल्य करना चाहते हैं। युद्ध के संदर्भ में कौटिल्य ने कहे हैं कि युद्ध 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश या धर्म युद्ध, ये पूरी तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध हैं, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्तर में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। नंबर 2 है कूट युद्ध, छल कपट, लूटमार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। तीसरा है तुष्ण युद्ध, ये निकृष्ट प्रकार का युद्ध है जिसमें सेनाएं विष सदृश साधनों का उपयोग और छल कपट के द्वारा मनुष्यों का वध करती हैं। कौटिल्य के अनुसार विजयाभिलाषी या विजिगुषी राजा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य ज़रूरत से ज़्यादा यथार्थवादी हैं, अतः वह युद्ध में शत्रु के साधनों को नष्ट करने, शत्रु की भूमि में फसलों को नष्ट करने तथा जल को दूषित करने को भी ठीक मानते हैं। एक प्रकार से कौटिल्य एक अति यथार्थवादी कहूँगा, जो किसी भी परिस्थिति में राजा को अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार करने की प्रेरणा देता है। दूत व्यवस्था, कौटिल्य ने न केवल युद्धकालीन वैदेशिक संबंधों के संबंध में एक दूत की बात की है, बल्कि शांति काल में भी दूत और मतलब कि गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन किया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि गुप्तचरों और दूतों को विभिन्न प्रकार के वेशभूषा परिस्थितियों में रहना चाहिए, ताकि व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक और धर्म प्रचारक आदि रूप में रहते हुए समाज की प्रत्येक परिस्थितियों का सही आकलन वो कर सकें। कौटिल्य ने दूतों को 3 श्रेणियों में बांटा है: निःस्रष्टार्थ, परिमितार्थ व शासनाहार। निःस्रष्टार्थ एक राज्य का पूर्ण अधिकार संपन्न राजदूत होता है। परिमितार्थ 3/4 गुणों और शक्तियों से युक्त होता है, और शासनाहार निःस्रष्टार्थ की अपेक्षा आधी शक्ति से युक्त होता है। कौटिल्य के अनुसार दूत का पद महत्वपूर्ण है। वह एक उपयुक्त गुणयुक्त व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, साहसी और निर्भीक होना चाहिए। और उसे परस्त्री और बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा आचरण उसे न केवल देश के लिए खतरनाक बना सकता है, बल्कि देश के खास राज किसी मतलब कि गैर प्रासंगिक व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इस प्रकार कौटिल्य एक व्यवहारवादी राजनीतिक चिंतक है। अब मैं कौटिल्य की कुछ महान राजनीतिक चिंतकों के साथ तुलना के संदर्भ में कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको कौटिल्य और प्लेटो के बीच आपसी संबंध क्या है, कैसी तुलनाएं हैं इनके बीच, उस पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि प्लेटो एक यूनानी महान दार्शनिक हैं और कौटिल्य भारत का एक महान राजनीतिक चिंतक रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ आधारभूत अंतर हैं, वो जो निम्नानुसार हैं। पहला है, दोनों ने राज्यों को एक सावयव पहले मैं आपको इनकी समानताएं बताने जा रहा हूँ। पहला है, दोनों ने राज्य को एक सावयव माना है। सावयव मतलब कि एक आंगिक संगठन, जिसके सभी अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। नंबर 2, दोनों ने, प्लेटो और कौटिल्य ने,
किसी न किसी रूप से वर्गीय व्यवस्था का समर्थन किया है। जैसे प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग माने, शासक, सैनिक और उत्पादक, और कौटिल्य ने समाज को 4 वर्गों में बांटा है, जैसे कि 4 वर्ण जिसे कह सकते हैं अपन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नंबर 3 है, दोनों विचारक शासन से संबंधित धारणाओं में पर्याप्त समानता है। प्लेटो ने भी आदर्श राजा को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया है, तो दूसरी तरफ कौटिल्य ने भी राजा को पूर्ण शक्तियों के साथ एक विजिगुष राजा की कल्पना की है। इन 3 समानताओं के साथ कुछ भेद भी हैं। प्लेटो का दृष्टिकोण आदर्शवादी है, जबकि कौटिल्य का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। प्लेटो की कृति का नाम रिपब्लिक है, तो और कौटिल्य की कृति का नाम अर्थशास्त्र है। प्लेटो का आदर्श उस समय का तात्कालिक यूनान छोटा सा राज्य, नगर राज्य था, जबकि कौटिल्य का आदर्श एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना था। प्लेटो ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के समान ही भाग लेने का अधिकार दिया, जबकि कौटिल्य ने शासन प्रणाली में स्त्रियों को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस प्रकार की किसी व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इन दोनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कौटिल्य और अरस्तु के बीच तुलना की। इनके बीच कुछ समानताएं निम्नानुसार हैं। दोनों ही समकालिक विचारक हैं। नंबर 2, दोनों के अपने समय के महान विजेताओं से निकट संबंध रहे हैं। नंबर 3, दोनों ने राजशास्त्र को अन्य शास्त्र की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र तीनों का विवेचन किया है और वह राजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मानता है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अन्य बातों के साथ साथ राजशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चौथा है, दोनों ही विद्वानों ने स्वीकार किया राज्य केवल एक संगठन ही नहीं वरन एक सावयव प्राणी है। मतलब कि दोनों ने राज्य की आंगिक एकता का समर्थन किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता दोनों में जो वो ये है कि दोनों यथार्थवादी चिंतक हैं और इनके ग्रंथ इतिहास के अध्ययन और वास्तविकताओं पर आधारित है। दोनों का ध्येय राजधर्म के क्षेत्र में एक व्यवहारिक सफलता प्राप्त करना है। अपने ग्रंथ शासकों और राजनीतिज्ञों के लिए ये मान्य मार्गदर्शक हैं। असमानताएं, इन दोनों के बीच असमानताओं में राज्य, अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, तो कौटिल्य का आदर्श एक विशाल साम्राज्य की स्थापना है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ में प्रमुखतः राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रधान स्थान सरकार और प्रशासनिक कला को दिया है। इस प्रकार अब हम बात करने जा रहे हैं कौटिल्य और मैकियावली के बीच। कौटिल्य और मैकियावली के बीच भी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। समानताएं निम्नानुसार हैं। इन दोनों की समानताओं के कारण ही कहा जाता है कि कौटिल्य को मैकियावली का अग्रदूत भी माना जाता है। कुछ अन्य उसे भारत का मैकियावली भी कहते हैं। दोनों में समानताओं का पहला बिंदु है प्रमुखतः शासन कला का निरूपण। दोनों ने मुख्य मकसद एक ऐसी शासन व्यवस्था का स्थापना करना है जो शासन को एक सुदृढ़ साम्राज्य में परिवर्तित करे। नंबर 2, दोनों विचारकों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान धर्म और नैतिकता विशेष दृष्टिकोण के संबंध में समान है। वे श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को उचित मानते हैं। मतलब कि नैतिकता और धर्म की अवहेलना करने में वो चूकते नहीं अगर उनके लक्ष्य प्राप्त होने में वो साधक हैं तो। दोनों ही विचारक दृढ़ राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना की है। नंबर 4, दोनों ही अपने अपने देशों के अनुभव के आधार पर लिखते हैं। दोनों अपने देशों के मूल राजनीतिक पदों पर आसीन रहे हैं और व्यवहारिक अनुभव को उन्होंने अपनी लेखनी का आधार बनाया है। दोनों ने इतिहास के अध्ययन पर समान रूप से बल दिया है। दोनों राजा और राज्य को अत्यधिक महत्व देते और वीर पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों के आदर्श विश्व विजेता शासक हैं। लेकिन कौटिल्य और मैकियावली में कुछ असमानताएं भी हैं। मैकियावली का संपूर्ण विचार दर्शन केवल राजनीति से संबंधित है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति वरन संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, कामशास्त्र, मंत्रशास्त्र का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र सर्वांगीण, सार्वकालिक, सर्वदेशिक कृति है। कौटिल्य का मानव जीवन का अध्ययन तथा ज्ञान मैकियावली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, गहन और विस्तृत है।
इसके अतिरिक्त कौटिल्य के दर्शन में नैतिकता की वैसी उपेक्षा नहीं की गई जैसे कि मैकियावली ने की है। मैकियावली के दर्शन का मूलभूत उद्देश्य राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था, जबकि कौटिल्य का उद्देश्य एक व्यापक राज्य तथा शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करना था। इस प्रकार कौटिल्य की कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के साथ कृति उसे अपने आप में, यह तुलना उसे अपने आप में महत्वपूर्ण साबित करती है। अब मैं राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य के महत्वपूर्ण योगदान देन क्या है उस पर बात करने जा रहा हूँ। क्रमशः नंबर 1, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारों का सार है। रामास्वामी जैसे कि लेखक लिखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य से पूर्व की रचनाओं में इधर उधर बिखरी हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता, शासन कला के सिद्धांतों तथा कला का संग्रह है। कौटिल्य ने शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उसका जीवन एक नवीन रूप से विवेचन किया। मतलब कि कौटिल्य से पहले भी राजनीतिक विचार आए हैं, लेकिन उनको संकलित और यानी कि पंक्तिबद्ध करने का प्रयास, एक सफल प्रयास जो किया है वो कौटिल्य ने किया है। नंबर 2, कौटिल्य से पहले राजनीतिक विचार किसी अन्य शाखा के साथ संबद्ध हुआ करते थे, लेकिन कौटिल्य ने सबसे पहले कौटिल्य ने ही राजनीतिक विचारों को एक स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र धारा के रूप में पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है, जो एक सराहनीय प्रयास है। नंबर 3, कौटिल्य एक यथार्थवादी चिंतक है और एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कौटिल्य से पहले राजनीतिक चिंतन में कई लोग आए, लेकिन यथार्थवाद उनकी सीमाओं से दूर था। वो परिकल्पना और आदर्शवादी चिंतक हुआ करते थे, और पहली बार कौटिल्य ने एक यथार्थवादी और व्यवहारवादी चिंतक होने के नाते न केवल परिस्थितियों का सही आकलन किया, बल्कि उनका सही प्रस्तुतिकरण भी कौटिल्य ने दिया है। अब अंतिम है, कौटिल्य एक दृढ़ और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत को महान और कौटिल्य का सबसे बड़ा योगदान हम इतिहास में अमर मौर्य साम्राज्य के रूप में देखते हैं कि कौटिल्य की सहायता और परामर्श की वजह से उसने अपने भारत में एक विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।